जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की लर्निंग कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अकाउस्टिक्स, हम अकाउस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। अकाउस्टिक्स के अंदर अभी तक हमने न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, लैपलास करेक्शन और इसी तरीके से व्हाट इज मीन बाय सुपरपोजिशन, स्टैंडिंग वेव्स, कोहेरेंट सोर्स, नॉन कोहेरेंट सोर्स, इन सारी चीजों के बारे में हमने लर्निंग करी। हमने ये पढ़ा कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेव क्या रहती है, किन पैरामीटर्स पर एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट है, किन पैरामीटर्स पर एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट नहीं है। So moving ahead, today we have a very important chapter which is called Doppler's effect. आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉपलर्स इफेक्ट और आज हम ये समझेंगे कि डॉपलर्स इफेक्ट एक्चुअली में क्या है और डॉपलर्स इफेक्ट कैसे काम करता है, किस चीज की लर्निंग है, किस चीज का इफेक्ट है डॉपलर्स इफेक्ट। तो आइए जी शुरू करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लें, रजिस्टर निकाल लें और शुरू करें हमारे साथ डॉपलर इफेक्ट पढ़ना। अच्छा, यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट के मैंने कुछ आपको इमेजेस भी दिखाए हैं। इस एक एक इमेज के बारे में अभी हमारे डिटेल में डिस्कशन होगी कि ये एक्चुअली में किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आज से पहले आपने डॉपलर इफेक्ट बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा या आपने पढ़ लिया तो और आपको नहीं समझ में आया था, तो होपफुली कि आपको आज के बाद डॉपलर इफेक्ट के अंदर कोई इशू नहीं रहेगा। तो देखिए व्हाट इज मीन बाय डॉपलर इफेक्ट। तो सबसे पहले आप इस बात को समझें, द effect on frequency due to the relative motion between सोर्स। अब सोर्स हम किसको कह रहे हैं? सोर्स हम कह रहे हैं कोई भी चीज जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही हो, कोई भी चीज जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही हो वो हमारे पास सोर्स है। जैसे कि वो मान लीजिए कि कोई ट्रेन है और वो चलती भी आ रही है और उसका सायरन बज रहा है, तो उस ट्रेन का जो सायरन बज रहा है वो फिर तो वहां पर ट्रेन जो है फिर सोर्स कहलाएगी और उसका सायरन क्योंकि उससे साउंड रिलीज हो रहा है तो ट्रेन हमारी सोर्स हो गई। और या आप कोई एम्बुलेंस ले लीजिए कि मान लीजिए कि उसका सायरन बज रहा है तो वहां पर एम्बुलेंस हमारे पास सोर्स कहलाएगी। यानी कि सोर्स कोई भी ऐसी चीज जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर रही हो, कोई भी ऐसी चीज जो कि साउंड को प्रोड्यूस करे वो आपकी सोर्स कहलाती है। सो द इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होगा? ऑब्जर्वर होगा लिसनर, जो सुन रहा है उस साउंड। कौन है ऑब्जर्वर? जो साउंड को सुन रहा है। तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इन दोनों की रिलेटिव मोशन की वजह से हम तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी पर जो इफेक्ट आए उस इफेक्ट का नाम है डॉपलर इफेक्ट। यानी कि द इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। क्या है डॉपलर इफेक्ट? कि हम तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आएंगे ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। कैसी है रिलेटिव मोशन? किन की रिलेटिव मोशन की? मान लीजिए कि मेरा ट्रेन मूव कर रही थी और मैं यहां पर खड़ा हुआ ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा था कि ट्रेन मेरी तरफ बढ़ रही है। अब मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब ट्रेन मुझ तक बढ़ रही है तो जो साउंड की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेन से निकल रहा है, मुझ तक वो फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच रही। अगर ट्रेन मुझ तक पहुंच रही है, अगर ट्रेन मेरी तरफ आ रही है तो मुझ तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा है। और अगर ट्रेन मुझसे दूर जा रही है तो मुझ तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। ऐसा क्यों होता है? यानी अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्बुलेंस है, या फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पीकर दे लिया, छोड़े एम्बुलेंस को, छोड़े ट्रेन को, मान लें कि मैंने कोई स्पीकर दे लिया। अगर तो उस स्पीकर से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और मान लें कि वो स्पीकर मैंने यहां बराबर में रखा और मैं यहां बराबर में खड़ा हो गया और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो साउंड वहां से निकल रहा है और जो साउंड मुझ तक पहुंच रहा है वो दोनों सेम ही है, क्योंकि ना ये मोशन में है ना ये मोशन में है। यानी ना मैं मूव कर रहा हूं ना स्पीकर मूव कर रहा है, कोई भी मूव नहीं कर रहा। क्योंकि जब दोनों मूव नहीं कर रहे, दोनों रेस्ट में है, तो हम बोलेंगे जितना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी, उतनी वेवलेंथ, उतनी वेलोसिटी के साथ साउंड मुझे रिसीव हो रहा है, कोई मोशन में नहीं है, कोई चेंज नहीं है फ्रीक्वेंसी में। जितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है
और जितनी फ्रीक्वेंसी मुझे रिसीव हो रही है वो दोनों सेम है। बट डॉपलर इफेक्ट कहां आता है? डॉपलर इफेक्ट वहां आता है कि जब या तो मेरे पास मान लो कि इस स्पीकर को लेकर कोई मुझसे दूर जाने लगे, या मैं यहां खड़ा हुआ था, कोई स्पीकर को मुझ तक और करीब लेकर आने लगे, या हम दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगे, यानी किसी किस्म की रिलेटिव मोशन आ जाए स्पीकर में और मेरे दरमियान में, किसी किस्म की रिलेटिव मोशन, वो रेस्ट में हो जाए मैं मूव करने लगूं, मैं रेस्ट में हो जाऊं वो मूव करने लगे। ये डॉपलर इफेक्ट है। क्या बात समझ रहे हैं? ये डॉपलर इफेक्ट क्या है? अगर दोनों रेस्ट में हैं, आप साउंड रिसीव कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं है साउंड का, कोई मतलब कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं। बट अगर रिलेटिव मोशन है तो फ्रीक्वेंसी वो नहीं होगी जो कि एक्चुअल है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इसी अफेक्ट की स्टडी का नाम डॉपलर इफेक्ट है। हम ये समझते हैं कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कि जब कोई सोर्स हम तक बढ़ रही है या हम सोर्स तक बढ़ रहे हैं, यानी ट्रेन खड़ी हुई थी, हम भागते हुए ट्रेन की तरफ जा रहे हैं या हम भागते हुए ट्रेन से दूर जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो हमें रिसीव हो रही है वो चेंज हो रही है, वो एक्चुअल वो फ्रीक्वेंसी नहीं है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। बट ये हम इसका उल्टा ले लें कि हम यहां खड़े हो जाए, ट्रेन हम तक बढ़ने लगे या ट्रेन हमसे दूर जाने लगे, तो भी जो हमें फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी जो प्रोड्यूस हो रही है। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? जो कि हमें रिसीव हो रही है। एक्चुअल तो कोई अपनी जगह वैल्यू अलग ही रहने वाली है। हम तक फ्रीक्वेंसी या तो बढ़ी हुई एक्सपीरियंस करेंगे हम, या कम हुई भी एक्सपीरियंस करेंगे हम। इस इफेक्ट का नाम डॉपलर इफेक्ट है। बात समझ रहे हैं कि किसी सोर्स का हम तक बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना, किसी सोर्स का हमसे दूर जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी का कम हो जाना, हमारा सोर्स से दूर जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी का कम हो जाना, हमारा सोर्स के करीब आ जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना। ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हैं, इनका नाम डॉपलर इफेक्ट है। इन चेंजेस की एक्सप्लेनेशन का नाम डॉपलर इफेक्ट है। अगर कोई मोशन में नहीं है तो फिर कोई चेंज नहीं फ्रीक्वेंसी में। जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है और जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, दोनों सेम है। इस बात को पकड़िए, इस बात को समझिए कि जो प्रोड्यूस हो रही है, जो रिसीव हो रही है, दोनों सेम अगर दोनों रेस्ट में थे। बट रिलेटिव मोशन है तो फिर जो प्रोड्यूस हो रही है और जो रिसीव हो रही है वो दोनों सेम नहीं है। जो प्रोड्यूस हो रही है और जो रिसीव हो रही है, हो सकता है उनके दोनों में डिफरेंस रहे, हो सकता है ये ज्यादा हो इससे, हो सकता है ये इससे कम। तो आइए जी समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप मेरे साथ इन सारे केसेस की स्टडी करते हैं आज, होपफुली लेक्चर हो सकता है 1 घंटे का हो ये लेक्चर, बट अगर तो आप इसके सारे केसेस की स्टडी मेरे साथ करते हैं तो उसके बाद डॉपलर इफेक्ट का कोई केस ऐसा बचेगा नहीं जो कि आपको नहीं समझ में आए, और डॉपलर इफेक्ट की फॉर्मुलेशन सारी आप खुद कर लेंगे। ठीक है जी, आइए बात समझते हैं। तो मैंने बोला द इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? लिसनर जो खड़े होकर सुन रहा है। जैसे इस इमेज में कौन होगा? इस इमेज में मेरा जो ये जो शख्स है, जिस शख्स को मैंने इमेज में दिखाया है, ये शख्स मेरा ऑब्जर्वर है और ये एम्बुलेंस मेरी सोर्स है। अब मैं इसके सारे किसी से बात करने लगा हूं। मैं बात करने लगा हूं जब ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट में, कि जब ऑब्जर्वर एक स्टेशनरी सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, या ऑब्जर्वर एक स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा है, या जो मेरी सोर्स है, यानी कि इस इमेज में अगर आप देखें तो एक ट्रेन है जो मेरे इस ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, या इस इमेज में देखें तो मेरी एक ट्रेन है वो इस ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, या दोनों एक दूसरे के करीब या दोनों एक दूसरे से दूर। इन सारे केसेस की डिटेल में स्टडी करेंगे, सारे फॉर्मुलेशन को देखेंगे। अब एक बात को आप याद रखें कि जो फ्रीक्वेंसी हमें रिसीव होती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम एफ प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जो हम तक पहुंच रही है, जो एक्चुअल नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल नहीं है, जो हम तक रिसीव हो रही है, वो अपेरेंट, और जो एक्चुअल है उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए जी, अब हम क्या करने लगे हैं, हम एक एक करके एक एक केस की स्टडी करेंगे। ये डॉपलर इफेक्ट है, आप इसको पॉज करें और उसके बाद आप इसको नोट कर लेंगे। जो मैंने अभी तक लिखा है क्या है? हम तक रिसीव होने वाली फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए, किसकी वजह से? रिलेटिव मोशन की वजह से। किन दो के दरमियान में रिलेटिव मोशन? ऑब्जर्वर और सोर्स। सोर्स कौन है? एम्बुलेंस हो सकती है सोर्स। ऑब्जर्वर वो बंदा जो यहां खड़ा हुआ है। तो इस पर रिसीव, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा ना, इसको बोल दो ये एफ प्राइम है, और ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है इसको कह दो ये एफ है। तो इसकी स्टडी का नाम डॉपलर इफेक्ट है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कम हो रही है। अच्छा, वैसे यहां लिख भी दिया है, ये देख रहे हो कि जब हमारा ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम। आएंगे पहले इसकी बात करें, इरेज कर दें इसको, आप पॉज करते रहें और फिर आप इसको नोट डाउन भी करते रहें। इरेज करें, चलें। हाँ,
हम एक एक करके एक एक केस को देखेंगे, एक एक केस की स्टडी रहेगी हमारी। डॉपलर इफेक्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाना। कौन सी फ्रीक्वेंसी में? हमें रिसीव होने वाली फ्रीक्वेंसी में। कब? के जब रिलेटिव मोशन हो। तो पहले हम केस की बात करने लगे। पहला केस है हमारा ऑब्जर्वर मूविंग, इसको आप कह लीजिए केस 1। ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स। ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स। आज हम इस पहले केस को देखते हैं और इस 6 के 6 केस की स्टडी रहेगी हमारी। चलें जी, अब जरा यहां देखिए। अब हम बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे अपने सबसे पहले केस की। सबसे पहला केस कौन सा है हमारा? सबसे पहला केस है हमारा ये वाला। कौन सा? कि जिसके अंदर हमारा एक ऑब्जर्वर है जो कि मूव कर रहा है किसकी तरफ? जो कि मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। ठीक है जी, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स। ये एम्बुलेंस यहां पर रुकी हुई है, ये बंदा यहां पर बढ़ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले आपने एक बात को समझना है यहां पर, क्योंकि ये बंदा रेस्ट में तो नहीं है, ये बंदा बढ़ता हुआ तो आगे आ रहा है। तो इस पर्सन की जो वेलोसिटी है उसको मैं v0 से रिप्रेजेंट करूंगा। व्हाट इज मीन बाय v0? v0 इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। v0 इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। v0 किसकी वेलोसिटी है? v0 ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। और यहां से देखो, यहां से साउंड भी निकल रहा होगा। यहां से जो साउंड की वेव जा रही है, इन वेव्स की तो कुछ वेलोसिटी होगी। तो यहां पर v मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ साउंड को। v हम किसको बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड को। यहां पे लिख देते हैं v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम बोलेंगे, यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास कितना है? v प्लस। वेलोसिटी ऑफ साउंड को हमने v बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को हमने v0 बोल दिया। चलो और कुछ पैरामीटर देखते हैं। f हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। f हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। f प्राइम हमारी वो फ्रीक्वेंसी होगी जो कि मैं इसको लिख दूं ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी से बोला ये वो साउंड की फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑब्जर्वर तक रिसीव हो रही है। वो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्जर्वर तक रिसीव हो रही है वो हमारी f प्राइम। जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो हमारी f। v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड v0 इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। चलो अगर हम देखते हैं कि होगा क्या एक्चुअली। देखो, जब ये मेरा ऑब्जर्वर यहां पर तेजी के साथ आगे की तरफ आएगा ना, तो देखो हो क्या रहा है, मेरा साउंड भी इसकी तरफ बढ़ रहा है, मेरा ऑब्जर्वर भी इस तरफ आ रहा है। जरा चलो सबसे पहले निकालते हैं साउंड यहां किस वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा। जरा लेट्स से क्या वेलोसिटी रहेगी साउंड की? वेलोसिटी ऑफ साउंड जो रहेगी वो कितनी होगी? अगर निकालें तो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ साउंड जो रहेगी वो रहेगी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। कितनी रहेगी वेलोसिटी ऑफ साउंड? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फॉर्मूला है ना, वेव्स में सबने हमने फॉर्मूला पढ़ रखा। इतनी वेलोसिटी रहेगी, सही। इससे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं किसका? इससे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं लैम्डा का, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? वो बनेगा वेलोसिटी अपॉन एफ। ये बना दो, इसको कंडीशन बन लीजिए। साउंड की वेलोसिटी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अच्छा देखो, अब जब मेरा ये ऑब्जर्वर यहां पर आगे की तरफ, मेरा ऑब्जर्वर जब यहां पर ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है तो मेरा साउंड भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। ऐसा ही होगा ना। देखो, इस साउंड की वेव्स भी इसकी तरफ जा रही हैं, ये भी इसकी तरफ ही आ रहा है। तो एक बात आप याद रखें, देखें, अगर तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो तो नेट वेलोसिटी बढ़ जाती है। यानी दोनों ऑब्जेक्ट कौन सा? एक साउंड और एक ऑब्जर्वर। एक साउंड और एक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर भी इसी डायरेक्शन में, साउंड भी इसी डायरेक्शन में। मतलब तुम ऐसा समझो, ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि उस तक साउंड तेज आ रहा है, उस तक साउंड तेज आ रहा है जब तक, जबकि मतलब ये नहीं है कि उस तक साउंड तेज आ रहा है। ऑब्जर्वेशन यह है कि ये तेजी के साथ बढ़ रहा है और ऐसा समझो कि जल्दी जल्दी वेव रिसीव कर रहा है। ये वेव है, ये भागता भागता आता है, पहली वेव जल्दी रिसीव करी, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव। लेकिन हर वेव के दरमियान का डिस्टेंस, एक वेव से दूसरी वेव के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा, दूसरी वेव से तीसरी वेव के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा, ये भी लैम्डा। ये लैम्डा तो हर बार सेम रहेगा, बस ये क्या कर रहा है, ये जल्दी जल्दी इन वेव्स को रिसीव कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं वो वेलोसिटी निकालूं साउंड की जो कि ऑब्जर्व कर रहा है मेरा ऑब्जर्वर,
तो वो क्या होगी जरा देखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिसीविंग बाय ऑब्जर्वर कितनी होगी, और निकाले। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है वो कितनी होगी, इसको मैं कह दूं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है वो होगी v। व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ, या मैं उसको कैसे लिखूं, वो होगी v। v किसकी वेलोसिटी थी, साउंड की, प्लस v नॉट। v नॉट किसकी वेलोसिटी थी, ऑब्जर्वर की। यानी तुम समझो तेजी से साउंड इसकी तरफ बढ़ता है, तेजी से ऑब्जर्वर इसकी तरफ बढ़ता है, तो ऑब्जर्वर तक जो साउंड की वेलोसिटी रिसीव होने लगेगी वो v प्लस v नॉट के बराबर होगी। वो कितनी होगी, v प्लस v नॉट के बराबर। ऐसा ही है ना। अच्छा, ये रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो, वैसे तो ये अपोजिट है, ये इधर है ये इधर है, जैसे मूव कर रहे हो तो नेट वेलोसिटी तो निकाली जाती है, वो दोनों का सम करके निकाली जाती है। तो आप ऐसा समझे कि ऑब्जर्वर भी इस तरफ मूव कर रहा, साउंड भी इस तरह मूव कर रहा, तो तुम ये समझो कि जो ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होगी वेलोसिटी वो ऐसा लगेगी कि ज्यादा है। बात समझ रहे हो? मतलब ये तो ऐसा भी हो सकता है दो गाड़ियों में लोग बैठे हुए वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, तो इसको जो वेलोसिटी लग रही है वो इन दोनों वेलोसिटीज का सम है, उसको ऐसा लगेगा ये दोनों तेज आ रहे हैं, जबकि वो एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होगी, वो ऑब्जर्व होने वाली वेलोसिटी होगी। तो हमारे ऑब्जर्वर को भी वेलोसिटी कैसे रिसीव होगी, v प्लस v नॉट। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, v नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस तक वेलोसिटी ज्यादा रिसीव होगी, यानी इसके नजदीक साउंड की वेलोसिटी इसको लगेगा ज्यादा है। क्यों इसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये खुद भी मोशन में है इसी डायरेक्शन में। अगर ये खुद भी इस मोशन में नहीं होता तो फिर तो ऐसा नहीं होता, अगर ये इससे अपोजिट जा रहा होता तो ये v माइनस v नॉट हो जाता, लेकिन क्योंकि इसी की तरफ आ रहा है तो नेट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये कौन सी वेलोसिटी, जो मेरा ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा। अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, कौन सा, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यही लैम्डा का, या चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, क्या फॉर्मूला होगा, अगर मैं यही फॉर्मूला लिखूं तो यही फॉर्मूला जो है मेरा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, यही फॉर्मूला मेरा इस तरीके से लिखा जाएगा कि जरा यहां गौर से देखना, मैं लिखूंगा, क्योंकि देखो वेवलेंथ तो सेम है, जो प्रोड्यूस हो रही है और जो रिसीव हो रही है वो दोनों वेवलेंथ सेम है। तो मैं वेवलेंथ का फॉर्मूला जो मेरा ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है वो क्या होगा, देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर तक पहुंचने वाली वेलोसिटी क्या है, v प्लस v नॉट, और फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जो ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, तो ऑब्जर्वर तक फ्रीक्वेंसी कौन सी पहुंचेगी, f प्राइम। फॉर्मूला था वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है वो v प्लस v नॉट, और ये आ गया मेरा f प्राइम विच इज फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं यहां देखूं तो दोनों केसेस में वेवलेंथ सेम होगी, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी अलग अलग बट वेवलेंथ सेम। क्या कह रहा हूं मैं, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी अलग अलग बट वेवलेंथ सेम। तो मैं अगर इस कंडीशन 1 और इस कंडीशन 2 को कंपेयर करूं तो कंपेयर इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, so what we will get v by f is equals to v plus v naught अपॉन f प्राइम, और इससे अगर मैं f प्राइम का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, ये f प्राइम यहां डिवाइड हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, v प्लस v नॉट, ये f यहां डिवाइड हो रहा है, यहां पर आके मल्टीप्लाई, और ये v यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके डिवाइड। सो f प्राइम का फॉर्मूला बना मेरे पास v प्लस v नॉट अपॉन v टाइम्स f। किस केस के लिए, कि जब मेरा ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़ रहा है तो जो नेट वेलोसिटी ऑब्जर्वर पर है वो ज्यादा है, जो नेट वेलोसिटी है ऑब्जर्वर पर वो ज्यादा है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है, साउंड इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इसको वेलोसिटी बड़ी हुई एक्सपीरियंस हो रही है। बात समझ रहे हैं। तो f प्राइम इज इक्वल टू v प्लस v नॉट अपॉन v टाइम्स f। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि जब ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस करेगा कब, कि जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़ रहा हो। क्या ये पहला केस समझ में आया है, कॉपी कर ले, कॉपी कर लेंगे इसको जल्दी से, और फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे केस की। अब आओ जरा देखो इसका दूसरा केस क्या है। दूसरा केस ये है क्या, कि अब पहले क्या हो रहा था, पहले अब दूसरा केस ये है ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। पहले क्या था, मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, अब है मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। इसको तुम उस पहले वाले को तुम केस का ए कह दो, इसको केस 1 का बी कह दो। ये केस 1 का ही बी है, एक ही केस है ये, बस अब इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो गई। यानी क्या हो रहा है भाई, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो इसी तरफ है, लेकिन अब हमारा ऑब्जर्वर जा रहा है इससे दूर। पहले ऑब्जर्वर इस तरफ आ रहा था, अब ऑब्जर्वर जा रहा है दूर,
तो आपको पता है फर्क सिर्फ कितना पड़ेगा, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि ये जो आपने ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v प्लस वी नॉट लिखी थी, अब इसको आप v माइनस वी नॉट लिखी, यहां पर आप माइनस लगाए, यहां पर आप माइनस लगाए, यहां पर आप माइनस लगाए. सो अ फॉर्मूला when an observer moving away from stationary source is f prime is equals to v minus v naught by vf. Just the sign get opposite and the all other things remain same. Just the sign get opposite and all other things remain same. क्योंकि अब देखो ना, ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये उस तरफ बढ़ रहा है, नेट वेलोसिटी कैसे निकालोगे? उसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी माइनस कर. जो नेट वेलोसिटी की साउंड की इसको रिसीव होगी वो होगी v माइनस वी नॉट. वेलोसिटी ऑफ साउंड रिसीविंग बाय ऑब्जर्वर इस दफा है v माइनस वी नॉट. तो हमने वही लैम्डा का फॉर्मूला था v माइनस वी नॉट अपॉन f प्राइम, लैम्डा था v बाय f, पुट किया, वही सेम, सब कुछ चीजें सेम है, बस क्या हो गया, बस साइन चेंज हो गया. तो इसका मतलब यह है कि जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ बढ़ रहा होता है तो नेट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा होता है तो नेट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है. अब आप ये देखिए ना, जब दूर जा रहा है तो जब इसको इससे माइनस करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, ये तो बड़ी वैल्यू रहेगी, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे आंसर छोटा आएगा, यानी फ्रीक्वेंसी कम है. जब प्लस था तो ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ गई थी, नीचे वाली वैल्यू कम थी, डिवाइड करोगे आंसर बड़ा आएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी. तो यानी इस केस में f प्राइम लेस देन f रहेगा. क्या बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात क्लियर है? इसको पॉज करें और इसको कॉपी कर लें, फिर हम अगले केस पर चलते हैं. मिटा दें? क्या समझ में आई है बात? आगे चलें? चलो, ये हमारा एक केस. अब हम केस 2 की बात करेंगे. केस ए का केस 1 का ए और बी पार्ट, और इसके भी दो अपोजिट पार्ट. ठीक है जी, चले आए. अब जरा आगे देखें, अब क्या कहानी है. अब हम इसके तीसरे केस की बात करने लगे हैं, और वो तीसरा केस हमारे पास कुछ ये है. सोर्स मूविंग टूवर्ड ऑब्जर्वर. यानी पहले क्या था, हमारा ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा था, अब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है. यह है केस नंबर 2. उसका ए पार्ट क्या है? ए पार्ट सोर्स मूविंग टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स. हाँ, स्टेशनरी ऑब्जर्वर. क्या हो गया? सोर्स मूविंग टूवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर. यानी कि आप समझ लो कि ट्रेन बढ़ती हुई आ रही है ऑब्जर्वर की तरफ. पहले क्या था, वो एम्बुलेंस रुकी हुई थी, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा था. अब ऐसा नहीं है. अब क्या है, अब ये ट्रेन बढ़ती हुई आ रही है ऑब्जर्वर की तरफ. देखो, इसमें तुमने एक ही लॉजिक समझना है. अगर वो एक लॉजिक तुम्हारे समझ में आ गया तो बाकी सब तो ठीक है. अगर सिर्फ एक लॉजिक समझ में आ जाए तुम्हारे तो बाकी सारी चीजें ठीक है. चलो पहले हम बोलते हैं. अब देखो, पहले तो क्या था, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था तो ऑब्जर्वर की कुछ वेलोसिटी थी. अब तो ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा. अब तो कौन मूव कर रहा है? अब ट्रेन मूव कर रही है, यानी सोर्स मूव कर रही है. तो यहां पर हमें सोर्स की वेलोसिटी को लेना पड़ेगा. तो याद रखेंगे, सोर्स की वेलोसिटी को हम बोलेंगे vs, वेलोसिटी ऑफ सोर्स. वेलोसिटी ऑफ सोर्स. वेलोसिटी ऑफ सोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? vs से. vs किसकी वेलोसिटी? सोर्स की वेलोसिटी. स्ट्रेन की वेलोसिटी v नॉट. इस स्पीड के साथ ये ट्रेन बढ़ती हुई जा रही है हमारे ऑब्जर्वर की तरफ. ठीक. So Vs is the velocity of source, V is the velocity of sound. यहां पर ऑब्जर्वर की तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट में है. बाकी F is actual frequency and F prime is the apparent frequency. F prime is the apparent frequency, F is the actual frequency, V is the velocity of sound, Vs is the velocity of source. अब ऑब्जर्वर की कोई वेलोसिटी नहीं, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ये इसकी तरफ बढ़ रही है.
देखो सबसे पहले अब हमें यहां समझना पड़ेगा यहां पर कौन कौन चीजें चेंज होगी। जैसे पिछले वाले केस में वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, बट यहां पर अगर मैं बोलूं कि यहां पर वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वेवलेंथ पर फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी नहीं चेंज होगी यहां पर, अब मतलब ऑब्जर्वर को वही वेलोसिटी रिसीव होगी जो वेलोसिटी यहां से निकल रही है। चलो और जरा समझते हैं, देखो हो क्या रहा होगा, जरा गौर से मेरी देखो, इस लॉजिक को समझना गौर से। देखो ये ट्रेन है, ठीक है, मान लो इस ट्रेन के ऊपर से जो साउंड निकल रहा है, इस साउंड के ऊपर इस ट्रेन की स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं है। इस साउंड की स्पीड पर इस ट्रेन की स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं है। ये देखो, इस साउंड की स्पीड पर इस ट्रेन की स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं है। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि मान लो मैं ऐसा बोलूं कि साउंड निकल रहा है 20 मीटर पर सेकंड पर और ट्रेन चल रही है 100 मीटर पर सेकंड पर, तो आप बोले कि भाई वेलोसिटी हो गई साउंड की 120 मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। बात समझ रहे हैं? ये नहीं हो सकता कि आप बोले ट्रेन चल रही थी 100 मीटर पर सेकंड पर, साउंड निकल रहा था 20 मीटर पर सेकंड पर, आपने बोला साउंड की स्पीड हो गई 120 मीटर पर सेकंड। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कब होगा? ये तब होगा कि जब यहां से कोई पार्टिकल निकल रहा हो। मान लो कि यहां से मैंने एक बॉल फेंकी आगे, यहां से मैंने एक बॉल फेंकी ऐसे आगे, तो उसकी वेलोसिटी तो ये 120 मीटर पर सेकंड होगी कि अगर 20 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंकी, 100 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा था, नेट वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड होगी बॉल के लिए। वेव्स के लिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वेव्स के ऊपर रिलेटिविटी का इफेक्ट नहीं होता। क्या कहा मैंने? वेव्स के ऊपर रिलेटिविटी का इफेक्ट नहीं होता, यानी कि वेव्स के रिलेटिव मोशन नहीं निकालनी। तो पिछली बारी में क्यों निकाली थी? क्योंकि पिछली बारी में ऑब्जर्वर मोशन में था। ऑब्जर्वर की लिए रिलेटिविटी तो एप्लीकेबल है, ऑब्जर्वर तो पार्टिकल है ना। वेव्स के लिए रिलेटिविटी का इफेक्ट नहीं होता। यानी आप ये नहीं बोलेंगे कि अगर साउंड यहां से 20 मीटर पर सेकंड का निकला और ये 100 मीटर पर सेकंड पे जो वेलोसिटी हो गई 120 मीटर पर सेकंड, नहीं, साउंड जाएगा कितना? 20 मीटर पर सेकंड पर। तो आपने ये बात याद रखनी है कि वेव्स के ऊपर रिलेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्या आ रही है बात समझ में? यानी अगर यहां से साउंड की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की है, तो यहां ऑब्जर्वर को रिसीव भी 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, भले ट्रेन 1000 मीटर पर सेकंड पे चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसने यहां से इतनी इमिट की तो यहां से इतनी ही रिसीव होगी। बट अब आप एक बात को समझे, देखिए एक बात को थोड़ा सा रियलाइज करिएगा। देखिए अगर तो मैं इस ट्रेन को यहां पर ड्रॉ करूं, देखिए जब ये वेलोसिटी तो मेरी सेम रहेगी, वेलोसिटी तो मेरी चेंज नहीं होगी। कितनी होगी वेलोसिटी साउंड की? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इतनी ही होगी। कितनी होगी? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इतनी ही होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं यहां पर, देखना कि मान लो मेरी ये ट्रेन थी, कोई स्पीकर बना लेते हैं, चलो लेट्स से ये स्पीकर। मान लो इस ट्रेन ने एक वेव इमिट कर, गौर से समझना मेरी बात। मान लो इस ट्रेन ने एक वेव इमिट करी, ये वेव डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पहुंची, ये वेव डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पहुंच गई। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? सबसे पहले बोलेंगे भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बोलेंगे एस इक्वल टू वी टी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। किसकी वेलोसिटी? साउंड की वेलोसिटी। वेव साउंड की वेव है ना, साउंड की वेलोसिटी से गई आगे। लेकिन अब मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो सोर्स थी जिसने साउंड इमिट किया था, क्या ये सोर्स यहीं रुकी रही? नहीं, सोर्स तो मूविंग है, सोर्स आगे बढ़ी, सोर्स यहां पहुंच गई। सोर्स तो मूविंग है। जितनी देर में ये वेव यहां से यहां पहुंची, उतनी देर में ये सोर्स यहां से यहां भी तो आ गई। तो समझ रहे हो बात? जब ये वेव यहां से, देखो बात ऐसे समझो, इसने यहां से वेव इमिट की, ये वेव चलते 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 यहां पहुंची। इन द मीन टाइम ये सोर्स भी आगे बढ़ गया। अब अगली वेव ये सोर्स कहां से इमिट करेगी? यहां से। तो लेट से यहां से इसने वेव इमिट करी। अब ये अब मुझे बताओ, ये जो यहां से यहां तक पहुंची, ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेकर यहां तक का जो ये इसने डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये कैसे निकालोगे? ये किसकी स्पीड से चली? सोर्स की स्पीड। तो फॉर्मूला क्या होगा? एच इज इक्वल टू वी टी ही होगा, बट स्पीड किसकी होगी? सोर्स की।
ये सोर्स अपनी स्पीड से यहां आ गई, डिस्टेंस कितना कवर हुआ वीएस, साउंड अपनी स्पीड से यहां आ गया वी। अब दूसरी वेव यहां से इमिट हुई है, पहली यहां से इमिट हुई यहां या दूसरी यहां। तो मुझे एक बात बता, नाउ अब वेवलेंथ क्या यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा? क्या वेवलेंथ एक वेव से दूसरी वेव तक का डिस्टेंस होगा? तो भाई ये भी तो वेवलेंथ थी, बट इसमें सोर्स मूव कर गए, तो इस वेवलेंथ को हम बोलेंगे अफेक्टिव वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? अफेक्टिव वेवलेंथ। कितनी होगी ये अफेक्टिव वेवलेंथ? अरे चलो एक दफा दोबारा बताता हूं। देखो यहां से इसने एक सोर्स इमिट करे, दोबारा सुनो, ये मिटा दो। यहां से इसने एक वेव इमिट करी, ठीक है। ये वेव डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां इधर, हमने बोला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हमने बोला वीएसटी डिस्टेंस, वीटी डिस्टेंस ट्रेवल किया, साउंड की स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इन द मीन टाइम ये सोर्स डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां आ गई। ऐसा ही है ना, सोर्स रुकी भी थोड़ी है, सोर्स तो मूविंग है। तो सोर्स अगली वेव यहां से इमिट करेगी, तो इससे लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारी वेवलेंथ होगा, जिसको हम अफेक्टिव वेवलेंथ बोलेंगे। और ये डिस्टेंस कितना होगा? किसने कवर किया? सोर्स की वेलोसिटी कितनी थी? वीएस इनटू टाइम। जितने टाइम में यहां से यहां पहुंची, सोर्स उतने टाइम में यहां से यहां पहुंच गई। तो ये अफेक्टिव वेवलेंथ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये अफेक्टिव वेवलेंथ ऑब्जर्वर को रिसीव होने के लिए है? क्या ये अफेक्टिव वेवलेंथ ऑब्जर्वर को रिसीव होने के लिए है, या यही अफेक्टिव वेवलेंथ असल वेवलेंथ? भाई हर बार वेवलेंथ कितनी होगी? इतनी ही तो होगी। ऑब्जर्वर को देखकर थोड़ी ट्रेन ने आगे बढ़ना शुरू किया है, ट्रेन तो आगे ही बढ़ रही है ना, तो हर बार वेवलेंथ यही होगी। हर बार वेवलेंथ अफेक्टिव ही तो होगी। अच्छा ये अफेक्टिव वेवलेंथ कितनी होगी? जरा देखो, यहां से लेकर यहां तक का पूरा डिस्टेंस वीटी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वीएस। तो अगर ये पूरे में से इसको माइनस कर दो तो ये निकल कर आ जाएगा। यानी मैं ऐसा बोलूं कि ये अफेक्टिव वेवलेंथ जो है, ये जो अफेक्टिव वेवलेंथ है, ये किसके बराबर होगी? ये अफेक्टिव वेवलेंथ बराबर होगी वीटी माइनस वीएसटी। ऐसा ही होगा, इस पूरे वीटी में से ये वीएसटी माइनस करो तो ये निकल कर आ जाएगा। अगर इसमें टी कॉमन ले तो ये बनेगा क्या? अगर इसमें टी कॉमन ले तो ये बचेगा v माइनस वीएस। ऐसा ही है। अब अगर इसी वेवलेंथ के साथ ये आगे बढ़ रही है, तो हमें पता है टाइम जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो कि एक्चुअल, अगर ये एक्चुअल वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी भी तो एक्चुअल ना, 1/f टाइम्स v माइनस वीएस। यही होगा, यही होगा। चलो अब जरा सुनो मेरी बात, ये देखो कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी ऑब्जर्वर को? एफ प्राइम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, यही होता है। वेलोसिटी भी तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, मैंने तुम्हें बताया वेव्स के ऊपर रिलेटिविटी का इफेक्ट नहीं होता। क्या बताया? वेव्स के ऊपर रिलेटिविटी का इफेक्ट नहीं होता। तो ट्रेन 1000 मीटर पर सेकंड पे भी चलेगी, अगर साउंड 20 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है तो इसको 20 मीटर पर सेकंड ही रिसीव होगा। वेव्स के ऊपर रिलेटिविटी का इफेक्ट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, वेलोसिटी तो वही, लेकिन वेवलेंथ कौन सी रिसीव होगी? वेवलेंथ रिसीव होगी अफेक्टिव वेवलेंथ, ये रिसीव होगी नहीं होगी? अभी अफेक्टिव वेवलेंथ कितनी है जरा देखो, ये v अपनी जगह पर रहा, अफेक्टिव वेवलेंथ की वजह, अफेक्टिव वेवलेंथ देखो किसके बराबर था? अफेक्टिव वेवलेंथ, ये लैम्डा ई की वजह मैं क्या रख रहा हूं? 1/f v माइनस vs। ये f डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर चला जाएगा? न्यूमरेटर में, तो हम इसको लिखेंगे f प्राइम इज इक्वल टू v माइनस v अपॉन v माइनस vs, v अपॉन v माइनस vs। ये 1/f डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, तो ये चला गया न्यूमरेटर में। इतनी फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी मेरे ऑब्जर्वर, इतनी फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी मेरे ऑब्जर्वर को कि अगर मेरा ऑब्जर्वर रेस्ट में रहे और सोर्स मूव कर रही हो ऑब्जर्वर की तरफ। सो एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। अच्छा मुझे बताओ क्या ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी जब ये बढ़ रहा है? हाँ भाई ज्यादा होगी। क्यों? तुम वेलोसिटी ऑफ साउंड में से वेलोसिटी ऑफ सोर्स माइनस करोगे तो तुम्हारे पास कम वेलोसिटी आएगी, और साउंड से अगर तुम एक छोटी वैल्यू को डिवाइड कराओगे तो बड़ा आंसर आएगा, तो यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी यहां पर अगर हम ये कह रहे हैं, यानी कि यहां पर अगर हम ये कह रहे हैं, आ जाओ भाई, क्या ये देखना भी, यहां पर अगर हम ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को रिसीव हो रही है और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है
ऑब्जर्व होने वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये कहना सही है। देखो ना फॉर्मूला भी तो यही कह रहा है, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। क्या आ रही है बात समझ? कॉपी करेंगे। ऑब्जर्वर तक जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी वो बढ़ जाएगी, वेलोसिटी सेम ही होगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी भी क्यों हो रही है? अफेक्टिव वेवलेंथ है। अफेक्टिव वेवलेंथ की वजह से वेलोसिटी बढ़ी हुई नजर आएगी। और अगर इसका अपोजिट केस बनाए, यानी कि सोर्स मूविंग अवे, सोर्स जो है वो दूर जा रही है, यानी कि हम इस वाले केस की बात करें, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दूर जा रही है सोर्स पीछे की तरफ। ऑब्जर्वर ये कहा ट्रेन जा रही है, अब ऐसे थोड़ी ट्रेन पीछे जाएगी, ये यहां खड़ा होगा ऐसे दूर जा रही होगी, तो दूर जा रही है। तो उसके लिए यानी मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो उसके लिए बस फॉर्मूले में फर्क ये पड़ेगा, दिस वुड बी प्लस 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 प्लस, बस ये फर्क पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कम करनी है ना, तो अब देखो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा। जब डिवाइड करोगे बड़े डिनोमिनेटर से छोटे न्यूमरेटर को, वैल्यू तुम्हें बड़ी मिलेगी, सॉरी वैल्यू तुम्हें छोटी मिलेगी। जब तुम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे आंसर तुम्हें कम मिलेगा। तो अब जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम होगी, क्योंकि हमारी सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, क्योंकि हमारी सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? सिर्फ इतना फर्क पड़ जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। सब जगह प्लस लगा दो तो ये तुम्हारा इसका अपोजिट केस, और माइनस लगा हुआ है तो मूविंग टुवर्ड, प्लस लगा हुआ है तो मूविंग अवे। अच्छा उधर उल्टा था, ऑब्जर्वर जब मूव करे तो प्लस तब आता था जब वो इसकी तरफ जा रहा होता था, माइनस तब आता था जब वो इससे दूर जा रहा होता था। सोर्स के चक्कर में केस उल्टा है कि माइनस तब आएगा जब सोर्स करीब आ रही होगी, प्लस तब आएगा जब सोर्स दूर जा रही होगी। होपफुली ये वाली बात सारी समझ में आ रही होगी। कर लीजिए इसको। अगले केस पे चलें। क्या है हमारा अगला केस? आओ जी, अगला केस क्या है? ये देखो अगला केस हमारा ये है, बोथ मूविंग टुवर्ड ईच अदर। आओ जरा इसको देखो, ये सबसे आसान केस है डॉपलर इफेक्ट का, अच्छे समझेंगे समझ में आ जाएगा। चलो इसको समझने से पहले जरा ये देखिए, चार फॉर्मुलेशन कौन सी, जरा यहां देखना। जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा हो, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा हो तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v प्लस वी नॉट ओवर v टाइम्स f। जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा हो, इस तरफ जा रहा हो सोर्स से, तो तब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v माइनस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रही हो तो फॉर्मूला f प्राइम इज इक्वल टू v ओवर v माइनस वी एस इंटू एफ। और जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रही हो तो फॉर्मूला f प्राइम इज इक्वल टू v ओवर v प्लस वी एस इंटू एफ। यही चार फॉर्मूलाज अभी तक हमने बनाए। तो अब जरा इस वाले केस को देखो, इसको तुम बोलो केस 3, और उसका ए केस कैसा? बोथ मूविंग टुवर्ड ईच अदर, बोथ मूविंग टुवर्ड ईच अदर, बोथ मूविंग टुवर्ड ईच अदर। ये देखो बोथ मूविंग टुवर्ड यानी ऑब्जर्वर सोर्स के पास, सोर्स ऑब्जर्वर के पास, ये वाला केसेस है ना, ये वाले दो केसेस हैं। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ,
सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ। यही तो हो रहा है, दोनों जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रही है। केस कौन सा होगा जरा ये देखो, बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला बनाना, बस ऐसे लिख दो, v प्लस वी नॉट, कुछ ना सोचना, अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ, बस ये कर दो और कुछ ना करो। v प्लस वी नॉट, v माइनस वी एस इंटू एफ, बस बन गया फॉर्मूला, बोथ मूविंग टुवर्ड ईच अदर। जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो वैसे ही ना, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ, सोर्स ऑब्जर्वर की, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ। जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ तो v प्लस वी नॉट, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ तो v माइनस वी एस, v velocity of sound, v naught velocity of observer, vs is the velocity of source, f is the actual frequency, f prime is the apparent frequency। क्या बात समझ में आ रही है? बस इतना चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा, इतना ही तो चेंज होगा बस। और अगर इसका उल्टा कर दो, यानी पार्ट बी कर लो इसका, बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जरा अवे वाला केस कौन सा था? ये वाला केस तो अवे वाला, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर, क्या होगा लिख लो, v माइनस वी नॉट, v प्लस वी एस इंटू एफ, हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। सोर्स ऑब्जर्वर से दूर, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर, ऐसे ही है ना, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर, दोनों केसेस के फॉर्मूलास को बस डिवाइड कर दो, ऐसे लिखो, v माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी एस, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, जब बोथ एक दूसरे दूर जा रहे हैं, और जब दोनों करीब आ रहे हो तो v प्लस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस इंटू है। क्या ठीक है यहां तक की बात? इतनी बात समझना आती है? देखो कितनी आसान फॉर्मुलेशन की है हमने इसकी, सिर्फ अगर आपको ये याद है तो वो तो आप खुद ही बना लेंगे, कोई मुश्किल बात। कॉपी करेंगे इसको, एक केसेस और भी लेते हैं इसमें, देखिए दो केस और भी बनाते हैं, क्या हो सकता है। कॉपी कर लिया, पॉज से भी कॉपी कर लो। ये देखो एक केस हम क्या बना सकते हैं, इसका पार्ट सी कह लो, सोर्स मूविंग अवे एंड ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड। क्या मतलब हुआ बेटा दूं? मतलब यह हुआ कि सोर्स दूर जा रही है, ऑब्जर्वर करीब आ रहा है, सोर्स दूर जा रही है, ऑब्जर्वर करीब आ रही है, यानी सोर्स इस तरीके से जा रही है, ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, सोर्स आगे, ट्रेन दूर जा रही है, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, ये वाला केस ले लो। तो क्या होगा जरा देखो, सोर्स कौन सा केस होगा ये, कि इस डायग्राम को बना लेना लाजमी, ये देखो इन रिलेशन को बिठाओ जरा, क्या केस लिया हमने, सोर्स मूविंग अवे, सोर्स मूविंग अवे वाला केस कौन सा था ये, और ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड, ये क्या रिलेशन होगा, बहुत सिंपल, v प्लस वी नॉट अपॉन क्या था, सोर्स मूविंग अवे v प्लस वी एस, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर, इंटू एफ। सोर्स दूर जा रहा है, हमेशा इसको ऊपर रखना, इसको नीचे रखना, सोर्स दूर जा रहा है तो v प्लस वी एस, ऑब्जर्वर करीब जा रहा है v प्लस वी नॉट, डिवाइड कर दो, ये बन गया। और उल्टा कर दो इसका, सोर्स मूविंग टूवर्ड एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे, सोर्स मूविंग टूवर्ड एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे। अभी हमने ये वाले दो दिए थे, सोर्स मूविंग टूवर्ड, सोर्स मूविंग टूवर्ड ये रहा, ऑब्जर्वर मूविंग अवे ये रहा, कर दो डिवाइड, क्या बनेगा खुद लिखो, बहुत सारा खुद लिखो, देखो आता ही नहीं आता, क्या बनेगा, v माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस, ये इन दो का केस है, इन दो का, टू एस, ये लो, ये तो केस बुक का पार्ट भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझ में आ रहा है क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई सा भी केस बना, इन चारों से बना लो आसानी से। अगर सोर्स दूर जा रही हो तो सोर्स दूर जाने वाला केस कौन सा है, ये